नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से दूसरा अध्याय पत्रकारिता के विविध आयाम। अपने रोजमर्रा के जीवन में एक आम दिन की आप कल्पना कीजिए। दो लोग आपस में मिलते हैं, लगभग वो रोज ही मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते, कभी एक दूसरे के घर पे। अब दोनों पूछते हैं कि क्या कहो, क्या हाल चाल है, या पूछेंगे कि कैसे हो। फिर इसके बाद बोलेंगे और क्या समाचार है। वैसे तो ये प्रश्न हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन जब हम इसे विशेष रूप से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सोचते हैं, हमें एक इच्छा दिखाई देती है नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, जो इस दौरान कुछ नया घटित हुआ हो उसको जानने की जिज्ञासा। कहने की जरूरत नहीं है कि हम अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना चाहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल भाव लिए हुए होती है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल अर्थ है। अब आप सोचेंगे कि पत्रकारिता क्या है, हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं। आजकल दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसका हमें ताज़ा समाचार हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। हम हर दिन समाचार पढ़ते हैं, ये टेलीविज़न देखते हैं, ये रेडियो पर देखते हैं, कुछ खबरें हम इंटरनेट पर भी देख लेते हैं। इन माध्यमों के द्वारा जितने भी ये अभी मैंने बताया, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, समाचार पत्र हो, इन माध्यमों के द्वारा हम दुनिया भर की खबरें अपने घर में ही पा लेते हैं। तो समाचार की परिभाषाएं क्या हुई? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह यह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों का हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा किसी और व्यक्ति की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। ये समाचार समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं, जिन्हें जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं, और जितना अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है, यह घटना समाचार नहीं है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनल समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई देता है। एक समाचार पत्र में कोई भी मुख्य समाचार लीड स्टोरी हो सकता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार, बिल्कुल सेम समाचार भीतर के पृष्ठों में कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को
या आर्थिक विकास को या कोरोना महामारी को आदि ऐसे ज्वलंत विषयों को या फिर प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन बिंदुओं पर नजर दौड़ाने के बाद हम कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अब आप समझिए, ये तो हमने देखा कि हालचाल पूछना, एक दूसरे के घर चाय पीना, वो कोई समाचार नहीं है। उनसे हम एक दूसरे से बातें पूछते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी। तो कोई भी घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक होते हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो, तब हम कह सकते हैं कि यह समाचार बनने योग्य है। लेकिन बिना किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें निम्नलिखित यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं। ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर जो बिंदु लिखे हुए हैं, कुछ, अधिकांश या सभी तत्व जिसमें शामिल हो वो समाचार बन जाते हैं। क्या क्या चीजें होंगी? नवीनता, निकटता, प्रभाव, अभिव्यक्ति माध्यम, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। अरे कंफ्यूज मत होइए बच्चों, इसको भी हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं। अब आप समझोगे कि हमने ये बिंदु एक के बाद ऐसे पढ़ तो लिए हैं, अब हमें तो पता ही नहीं इन सब बिंदुओं का मतलब क्या है। तो चलिए अगले स्लाइड में मैं आप सबको इसी बारे में विस्तार से बताती हूँ। पहला है नवीनता। मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी जब सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में चाय के साथ समाचार पत्र होना चाहिए, और उस समाचार पत्र में अगर हमारे पास बासी बासी खबरें आएंगी, पुरानी पुरानी खबरें आएंगी, कोई 1 हफ्ता पहले, कोई 15 दिन पहले, तो क्या होगा? हम उस अखबार को पढ़ेंगे नहीं। हम चाय की चुस्कियों के साथ हम ताज़ा खबरों का आनंद लेते हैं। दैनिक समाचार के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है, एक समय सीमा होती है कि मसलन प्रातःकाल अगर दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचारों को कवर करता है, तो अगले दिन के संस्करण के लिए रात 12 बजे के पहले के 24 घंटों के समाचार ही सामयिक समाचार होंगे। तो समझ आया बच्चों कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। मतलब सारांश रूप में आप क्या समझोगे कि उसमें बासी खबरें नहीं होनी चाहिए, ताज़ा खबरें होंगी, तभी लोग उस समाचार को ध्यान से सुन पाएंगे, ध्यान से पढ़ पाएंगे। दूसरा बिंदु है निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार या बुलेटिन में शामिल किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि जो घटना घटित हुई है उसके कवरेज क्षेत्र पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं को जानने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं जो उनके करीब होती हैं। चाहे ये करीबी भौगोलिक नहीं हो सकती, वो सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकती है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमसे कितनी ही दूर क्यों ना बैठे हों, चाहे वो हमसे सैकड़ों मील दूर क्यों ना हो, तब भी हम उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तीसरा बिंदु है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किस घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात जो खबर छपी है वो कितने बड़े भूभाग पर असर करने वाली है, कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके उतनी ही उसके समाचार के बनने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब क्या कि ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी तो वो मुख्य समाचार होगा, कम लोगों को प्रभावित करेगी तो हो सकता है कि उसे समाचार में शामिल ना किया जाए। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की हमें स्वाभाविक इच्छा भी होती है। जैसे अगर
सरकार के किसी निर्णय से मान लो सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो ये इतना बड़ा समाचार नहीं है। और अगर मान लो 1 लाख लोगों को अगर लाभ हो रहा हो तो यह समाचार बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित निर्णय आया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ध्यान न सिर्फ तेजी से राम मंदिर के निर्माण पर है बल्कि इसके साथ साथ भक्तों की सुविधाओं के लिए भी विकसित करने पर है। तो यहाँ पर एक ताजा खबर है, ये लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। चौथा बिंदु है जन रुचि, मतलब जन की रुचि, लोगों का इंटरेस्ट। लोग किस प्रकार की खबर पढ़ने के लिए उत्साहित है, हमारा पाठक वर्ग, हमारा दर्शक वर्ग किस प्रकार की सूचनाओं को समझने के लिए, किस प्रकार की खबरों को जानने के लिए उत्सुक है। उसमें उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए। दिलचस्पी होगी तभी वो उन चीजों को पढ़ेंगे या सुनेंगे, अन्यथा समाचार पत्र उसके लिए एक रद्दी के जैसा होगा। कोई भी घटना समाचार तब बन सकती है जब पाठकों और दर्शकों का बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का एक अपना लक्ष्य समूह होता है, टारगेट ऑडियंस होता है, और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। यह सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, गतिशील है, क्योंकि ये तो समाज का नियम है, परिवर्तन तो समाज का नियम है। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आते हैं। अगला बिंदु है टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि रहती है। अब देखो, टकराव का मतलब ये नहीं कि खून खराबा हो गया, लड़ाई हो गया, खूनी संघर्ष हो गया, बल्कि खेलों में भी टकराव हो सकता है। अब आप देखो 2020 मैच होते हैं या वर्ल्ड कप होते हैं, आप कैसे टीवी के साथ चिपके रहते हो, देखने के लिए उत्साहित होते हो कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बारे में लोगों की जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी, रुचि थी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से चीज़ों को लोग जानना पसंद करते हैं, उनके बारे में रुचि लेते हैं वो। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे किसी फिल्मी सितारे को ही ले लो, ये क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह ले लो। अभी पीछे से किसका विवाह हुआ था? विकी कौशल। किसके साथ हुआ? कैटरीना कैफ के साथ। लोगों को जानने की इच्छा हुई, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे होगा। तो लोग, हालांकि ये उनका एक निजी आयोजन होता है, शादी विवाह आदि उनका एक निजी आयोजन होता है, लेकिन फिर भी उसमें लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि इतने मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा है, उनके ये जो प्रोग्राम किया उन्होंने वो कैसा हुआ, उनकी शादी में कौन कौन लोग आए, इसके बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। अभी आप देखिए, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, उनके बारे में जानने की लोगों की जिज्ञासा हुई। कुछ लोग तो उन्हें बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें जानने के लिए उनके जीवन से संबंधित जितनी भी खबरें छप रही थी उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी रखना भी एक समाचार बन जाता है। अगला बिंदु है उपयोगी जानकारियां। ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोगी सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन जब कोरोना महामारी में स्कूल बंद थे तो लोगों को ये लगा कि स्कूल कब खुलेंगे, और समाचार देखने के लिए यहाँ पर भी देखिए समाचार पत्र में है कि कल से पूरी तरह से खुलेंगे स्कूल, एग्जाम पर निर्णय अभी बाकी। तो ये खबरें जानने के लिए लोग उत्सुक हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद होगी, पानी का दबाव कैसा होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा जीवन में उपयोग होता है और उन्हें जानने के लिए आम लोगों की गहरी दिलचस्पी होती है। अगला बिंदु है अनोखापन। एक पुरानी कहावत है ना कि कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं, और अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है।
जो कि स्वाभाविक है ही नहीं, किसी न किसी रूप में असाधारण है, वही समाचार बन गया। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं। लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को बढ़ा दिया है। समाचार बनने के लिए अगला मुख्य बिंदु है पाठक वर्ग। आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रसारित और प्रकाशित होने वाले समाचार और रेडियो टीवी चैनल का एक खास पाठक, दर्शक या श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना को महत्व इससे भी तय होता है कि उसकी ऑडियंस कैसी है, वो कितने बड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों या अमीर या मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज्यादा महत्व मिल रहा है। इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और उससे जुड़ी हुई खबरों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगला बिंदु है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इसे ही हम संपादकीय नीति कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल ही खबरों का चयन करते हैं, बल्कि वे कुछ ऐसी खबरें भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। अभी तक तो हमने नजर डाली उन मुख्य बिंदुओं पर जो एक समाचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब देखिए, समाचार संगठनों में समाचार के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम की होती है। संपादन का अर्थ है कि मान लीजिए कोई खबर आई है, टाइप होकर आई है हमारे पास, उसमें कितनी अशुद्धियां हैं, उनमें कोई लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी सी है या लाइन में शब्दों का हेरफेर है तो उन्हें सही रूप में लगाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है, खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसको कितनी और कहाँ जगह दी जाए इसका वो निर्धारण करता है। संपादन, अब यहाँ पर उसने तो काट छाट कर ली, समाचार को बना लिया। अब वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही समाचार को बनाता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। इसके लिए कुछ मुख्य सिद्धांत है: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, किसी भी एक पक्ष का साथ न लेना, निष्पक्ष होकर लिखना, संतुलन, बैलेंस, अंतिम है स्रोत। अब यहां पर क्रमानुसार एक एक बिंदु को हम समझते जाएंगे। तथ्यों की शुद्धता का क्या अर्थ है कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो वास्तविक हैं, एक्यूरेट है। मानव यथार्थ की नहीं बल्कि यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी सूचना एवं जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जिन सूचना और तथ्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच बहुत समानता है। तथ्यपरकता जहां अधिक से अधिक तथ्यों से परिचय करवाती है, वहीं वस्तुपरकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। वस्तुपरकता में हमें तथ्यों के संकलन और तथ्यों को प्रस्तुत करने में उन तथ्यों को अपनी धारणा और विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आगे है निष्पक्षता, क्योंकि किसी भी घटना के विषय में यदि गलत निर्णय लिया या एक पक्ष का निर्णय लिया तो फिर वो तो समाचार रहेगा ही नहीं, वो तो फिर उन्हीं के पक्ष में बोलने वाली बात हो जाएगी। एक पत्रकार में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जब पत्रकार किसी भी पक्ष का साथ ना देकर सही और गलत, न्याय और अन्याय को प्रस्तुत करता है, तभी उस समाचार संगठन की साख बनती है
और समाचार लिखते समय इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे है संतुलन, बैलेंस। मतलब किसी घटना में एक से अधिक दो पक्ष सम्मिलित हों, दोनों में संघर्ष है, टकराव है। अब पत्रकार का क्या दायित्व होगा कि दोनों समाचारों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। किसी एक की ओर झुकना नहीं चाहिए। गवाहों, तथ्यों, आंकड़ों को नजर में रखते हुए संतुलन के रूप में समाचार प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि किसी टीम की ओर या एक वर्ग को ध्यान में रखकर। किसी भी समाचार संगठन या समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। समाचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्रोत का दिया जाना आवश्यक है। यदि कोई घटना या सूचना सामान्य होती है तो वहां पर उल्लेख करना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब कोई सूचना विशिष्ट होती है तो उस घटना के सूचना के स्रोत का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि पत्रकार किसी घटना को स्वयं न देकर उसका वर्णन करता है तो समाचार का स्रोत वह पत्रकार स्वयं भी हो सकता है। अब आप आगे देखिए कि आप जब समाचार पढ़ते हो तो समाचार पत्र में एक संपादकीय पृष्ठ होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों या महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी भी लिखता है, जिसे समाचार बहुत महत्वपूर्ण मानता है। एक होता है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचारों में अहम स्थान बना लिया है। अब कहते हैं ना कि पिक्चर मेमोरी हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती है। हजारों शब्द बोलकर भी हम वो बात प्रकट नहीं कर पाते जो एक चित्र के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा कि फोटोग्राफी कंपटीशन भी होते हैं और उस फोटो को बेस्ट माना जाता है जो बोलती है, ऐसी तस्वीर जो बोलती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए फोटो पत्रकारिता का भी महत्व है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। आगे है कार्टून कोना, जो कि बहुत ही मजेदार होता है और लगभग हर समाचार पत्र में भी होता है। इसके माध्यम से सटीक टिप्पणियां भी पाठक के मन को छूती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रावण को दिखाया गया है। कोई इस रावण को भी तो मारो। तो यहाँ पर क्या है, इतनी सारी कमियां हैं चित्र में। आप ध्यानपूर्वक देखिए, गरीबी है, शोषण है, गंदगी है या भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जिनको हम मार कर भी मार नहीं पाते हैं। बहुत गंभीर अर्थ लिए हुए है। अब यहाँ पर दूसरे में देखिए थोड़ा हास्य व्यंग्य भी है कि कहते हैं कि कोरोना महामारी में जब हर किसी को छूट मिल रही है तो एक पति को भी छूट मिलनी चाहिए। इधर भी कुछ छूट मिलनी चाहिए जो दिन रात घरेलू कार्यों में लगा हुआ है। इस प्रकार का कार्टून कोना अखबार में एक नई जान डाल देता है। फिर रेखांकन और कार्टोग्राफ भी। कुछ लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में होता है। वो देखना चाहते हैं कि सेंसेक्स के आंकड़े कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, तो सब ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो कुछ लोग उन खबरों को भी जानने के लिए या पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। फिर खोजपरक पत्रकारिता क्या है? खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ी को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया है। तो इसी तरह से टीवी में भी आपने देखा होगा, बहुत बार स्टिंग ऑपरेशन होता है, कैमरा लगाकर, और वो कितने ही लोग पकड़े जाते हैं। तो ये खोजी पत्रकारिता का एक रूप है। विशेषीकृत पत्रकारिता, इसका अर्थ है कि घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। इस पत्रकार से अपेक्षा है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर विशेष, मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ खास, कुछ विशेष होना चाहिए। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता में 7 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे संसदीय, न्यायालय,
आर्थिक, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्म आदि पत्रकारिता शामिल है। और इस तरह की खबरें देना भी तभी संभव हो पाता है जब हमने इन पे विशेषता हासिल की हो। एक और पत्रकारिता क्या है? वॉच डॉग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डॉग मतलब कुत्ता, वॉच मतलब देखना। यह माना जाता है कि आमतौर पर लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई तो उसका पर्दाफाश करना है। परंपरागत रूप में इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता निर्धारण करती है। एडवोकेसी। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। उस विचारधारा का उद्देश्य मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने भी देखा होगा कि भारत में कुछ समाचार या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और समाचार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। जैसे हमने देखा पीछे कि जसिका हत्याकांड पर न्याय के लिए लोगों ने कैंडल मार्च किया था। निर्भया केस का आप उदाहरण ले सकते हो। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। एक और है वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक साम व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वो मुनाफे के लिए काम करती है, क्योंकि उसका मुनाफा किससे आएगा? एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मीडिया है, कुछ और भी पत्रकारिता है। मीडिया का फैलाव अधिक होने के कारण मीडिया के प्रति लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो व्यापार के संबंध में ले लो, बाजार की होड़ से ले लो, मनोरंजन के भी रूप में ले लो। लगातार इस तरह के जो समाचार चैनल हैं वो सूचना तो कम और मनोरंजन का माध्यम अधिक हो गए, क्योंकि कई बार हम टीवी में देखते हैं सास बहू और साजिश, न्यूज़ चैनल पर चलते हैं, कहीं कोई और प्रोग्राम आ रहा है, किसी नाटक की स्टोरी बताई जा रही है, किसी फिल्म की। एक मनोरंजन का साधन हो गए हमारे समाचार उद्योग के लिए। समाचार अधिक से अधिक लोगों की रुचि पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसी खबरें लोगों को लुभाती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। समाचार मीडिया एवं पत्रकारिता में सनसनीखेज पीत पत्रकारिता का प्रचलन अधिक हो गया है, क्योंकि ये फिल्मी गपशप को ज्यादा प्रस्तुत करते हैं। साथ ही पेज 3 पत्रकारिता की धारणाएं भी बढ़ती जा रही है, जिसमें क्या कहा जाता है कि आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, जाने माने लोगों की पार्टियां कैसी होती हैं, उनके निजी जीवन में क्या हलचल चल रही है। अपने चैनल एवं पत्रकारिता को अधिक लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाने के लिए कुछ इस तरह के समाचार भी प्रसारित करते हैं। समाचारों में विविधता की कमी होने के कारण समाचार माध्यमों में केंद्रीयकरण का रुझान प्रबल हो गया है, जिसके अंतर्गत पुरानी अवधारणाओं के संबंध में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो यहाँ पर हमने जाना समाचार की परिभाषा क्या है, समाचार कब एक समाचार का रूप धारण करता है। अगर ये क्वेश्चन आपको छोटे प्रश्न में आते हैं तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि आप सारी चीजें समझ चुके हो। अगर इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक आते हैं, तो अब इन पॉइंट्स को याद रखना है। आशा है ये पाठ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।